आज हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 उत्पादन तथा लागत इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये इकाई हमारी इस इकाई से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न हमारे 1 अंक के होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 होंगे हमारे इस पाठ से, और 4 अंक का एक प्रश्न है, यानी इस पाठ से हमको केवल एक प्रश्न को परीक्षा में लिखना है। परंतु अथवा प्रश्न 2 आएंगे, इसीलिए हम पूरे पाठ के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन क्या है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है। जैसे हम शर्ट, स्वेटर ये सब बनाते हैं, कार बनाते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, फल है अनाज का उत्पादन करते हैं, या बुक हम बनाते हैं, बुक छपवाते हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे डॉक्टर है, टीचर है, या हम देखते हैं बैंक में जो सर्विस हमको मिलती है, इन सभी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाओं का उत्पादन अर्थात जहाँ सेवाओं से संबंधित काम होते हैं। आप जाते होंगे ऑफिस में, अस्पताल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर और नर्स आपकी सेवा करती हैं। स्कूल जाते हैं तो आपकी मैडम आपको पढ़ाती हैं। किसी अर्थव्यवस्था में लाखों उत्पादन इकाइयां हो सकती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। हम जानते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के 4 साधन मुख्य हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता के संयुक्त प्रयास से ही हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इन्हें हम आगत, इनपुट या संसाधन कहते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं निर्गत कहलाती हैं। उत्पादन के को आगतों को निर्गतों में परिवर्तित करने के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये सभी आगत में से हम एक टॉफी का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम ये भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता है, इनका उपयोग करके हम टॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। और फलन जो होता है, फलन एक गणितीय शब्द है, जो 2 चरों के बीच संबंध को हम फलन से व्यक्त करते हैं। उत्पादन फलन में हमें किसी फर्म के आगत और निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को बताता है। उत्पादन फलन आगत और निर्गत इन दोनों के बीच के संबंध को क्या बताता है? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। अभी हमने देखा था कि आगत और निर्गत इन दोनों के बीच जो संबंध बताता है वो होता है हमारा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधन, उत्पाद के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। किसी वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है। आगत की मात्रा तथा निर्गत की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि हम आगत में वृद्धि जैसे पूंजी, भूमि, श्रमिक बढ़ाते हैं तो निर्गत में भी वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन भी बढ़ता जाता है। इसके विपरीत यदि हम आगत कम करते जाएंगे तो निर्गत भी कम होगा। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, इसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? Q इज इक्वल टू FL K। यहाँ Q क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन, K पूंजी की इकाई है, L क्या है? श्रम की इकाई है। यदि हम पूंजी और श्रम की इकाई इन दोनों को बढ़ाएंगे तो बस किसी भी वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। यदि हम पूंजी और श्रम को हम कम करेंगे, यदि इनका उपयोग कम करेंगे तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी के बीच के संबंध को हम फलन F के द्वारा व्यक्त करते हैं। यही कहलाता है हमारा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए। उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। एक दिए हुए समय में तकनीकी ज्ञान का
स्तर स्थिर रहता है। अर्थात तकनीक कैसी है, ये मान लिया जाता है कि तकनीक स्थिर है। फर्म समय विशेष में उत्पादन की कुशलतम तकनीक का प्रयोग करेगी। ये मान लिया जाता है कि कोई भी फर्म या जो उद्योग है वो उस समय की जो सबसे कुशल तकनीक है उसका उपयोग कर रही है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन फलन की यह मान्यता है कि उत्पादन इकाई के लिए लागत व्यय दिया हुआ होता है, यानी जो व्यय है या जो पूंजी है वो कैसी हुई है, फिक्स है, वो पहले से दी हुई है। एक उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए सत्य है। मान लो ये उत्पादन हमने 500 रुपए रखा है अभी के लिए, वर्तमान के लिए, 2022 जनवरी के लिए। 2022 के जनवरी में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मैंने 500 रुपए रखा है। तो ये जो लागत है ये केवल जनवरी 22 के लिए है। यदि जनवरी सन 2030 में यदि मैं ये 500 रुपए का उत्पादन यदि निश्चित लागत व्यय लगाऊं तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक जो किसी भी वस्तु की जो लागत है वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो एक उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए सत्य है। यानी यदि हमने कहा कि 500 रुपए अभी के लिए है, वर्तमान के लिए है, ये तो सही है। परंतु यदि हम 2030 के लिए ये कहें कि ये वस्तु 500 रुपए में बन जाएगी तो ये मान्यता फिर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस प्रकार से उत्पादन फलन की ये हमको 5 मान्यताएं दी हुई हैं, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, हास्यमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्पादन से संबंधित दोनों प्रश्न लगभग एक से हैं, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे। यदि आप कक्षा 12 के बाद अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं और आपका उद्देश्य, यदि आपने उद्योग शुरू किया है तो आपका उद्देश्य क्या होगा? आपका उद्देश्य निश्चित है कि लाभ कमाना होगा। आप 12वीं के बाद यदि कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो इस उद्देश्य से लगा रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्रॉफिट कमाना या लाभ कमाना। अब आप अपना उत्पादन कितना करें जहां पर कम लागत में अधिक उत्पादन हो, यह हमें इस सिद्धांत से समझ में आ जाएगा। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमको उत्पादन किस सीमा तक करना चाहिए और कितने रुपए लागत लगाना चाहिए जिससे हमारा लाभ अधिकतम हो सके। ये नियम हम अल्पकाल की स्थिति में ही लागू होगा। उत्पादन के 2 कारक होते हैं, स्थिर कारक जैसे भूमि, पूंजी, मशीन या इमारत। ये सभी हमारे क्या होते हैं? स्थिर कारक होते हैं। इन्हें हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते। और उत्पादन के दूसरे कारक होते हैं परिवर्तनशील कारक, जैसे श्रमिक है, कच्चा माल है। इसको हम अल्पकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमको ये जो सिद्धांत पढ़ना है किसमें पढ़ना है? केवल अल्पकाल में। हम जानते हैं कि कितने कारक होते हैं? 2 होते हैं, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक। तो अल्पकाल में स्थिर कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल किसमें परिवर्तन होता है? परिवर्तनशील कारक। अब यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हमको श्रमिकों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा या कच्चे माल की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध। यदि हमें इन तीनों में संबंध बताना है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कुल उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है और औसत उत्पाद क्या होता है। परीक्षा में इसको आपको लिखना नहीं है, परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट। कुल उत्पाद मतलब कुल उत्पादन से है। परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से होने वाले उत्पादन को कुल उत्पाद कहते हैं। इसे परिवर्ती कारक का कुल प्रतिफल भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? कुल उत्पाद बराबर समेशन सिग्मा एमपी। एमपी का मतलब क्या है? यहाँ पे कुल उत्पाद हम कैसे निकालेंगे? यदि हम सीमांत उत्पाद को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा?
कुल उत्पाद। ये सूत्र मैं इसलिए बता रही हूँ, इस पाठ के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ जो हैं वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं। एक दूसरा सूत्र से भी हम कुल उत्पाद निकाल सकते हैं। औसत उत्पाद में हम साधन की इकाइयों का गुणा करते हैं, तब भी हम कुल उत्पाद निकाल सकते हैं। कुल उत्पाद बराबर ये क्या है? औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट इंटू एल, मतलब साधन की इकाइयां। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि अल्पकाल में मान लीजिए श्रम एक परिवर्ती कारक है और पूंजी स्थिर कारक है। मान लो हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, मान लो हम टॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम केवल दो कारक का उपयोग कर रहे हैं। एक है हमारा पूंजी और दूसरा हमारा श्रम। तो पूंजी को हमने क्या मान लिया है? स्थिर कारक। और केवल किसको परिवर्ती कर रहे हैं? हम श्रम को। 4 श्रमिकों का प्रयोग करने पर चॉकलेट का उत्पादन 64 इकाइयों के बराबर होता है। जब 4 मजदूर काम करते हैं तो कुल कितनी चॉकलेट बनती हैं? 64 इकाइयां। ये क्या कहलाएंगी? इसका कुल उत्पाद कहलाएंगी। मान लो पहला मजदूर कितनी बना रहा है? 10 बना रहा है, दूसरी 18, तीसरा मजदूर 20 टॉफी बना रहा है और चौथा मजदूर कितनी बना रहा है? 16 बना रहा है। तो इस तरह से कुल उत्पाद कितना हो जाएगा? 64। सीमांत उत्पाद एमपी से अभिप्राय कुल उत्पाद में परिवर्तन से है। जब परिवर्ती कारक की एक अधिक इकाई का प्रयोग किया जाता है तब सीमांत उपयोग ज्ञात होता है, सीमांत उत्पाद ज्ञात होता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पाद में प्रयोग करने के कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है, एक अतिरिक्त इकाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो उससे कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसको आगे आप समझ लोगे, ये सूत्र भी कठिन नहीं है। मैं आगे आपको तालिका से बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, टीपीएन और टीपीएन माइनस 1। यहां भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि 2 श्रमिक मिलकर कुल उत्पादन 28 इकाई करते हैं, कितना इकाई करते हैं? 28, एवं 3 श्रमिक मिलकर कुल कितना उत्पादन कर रहे हैं? 48 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो तीसरे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? 3 श्रमिक मिलके कितना बना रहे थे? टोटल 48 बना रहे थे। कितना बना रहे थे? 48। और 2 श्रमिक मिलके कितना बना रहे थे? 28। तो इस तरह से तीसरे श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता होगी वो होगी 20। वो क्या होगी? 20। औसत उत्पाद अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद को परिवर्तित साधनों की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी, यानी कुल उत्पाद में हम परिवर्ती कारक की इकाई का भाग दे देते हैं। एपी का मतलब है औसत उत्पाद, टीपी का मतलब है कुल उत्पाद और एल लिया है परिवर्ती कारक की इकाइयां। इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि कुल उत्पाद 64 है और जब कितने श्रमिक हैं? श्रम की 4 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तब औसत उत्पाद। औसत तो आपको बहुत अच्छे से बचपन से आप करते आ रहे हैं। औसत का मतलब है कुल में हम जितनी इकाइयों का उपयोग है उसका हम भाग दे देंगे, तो कितना आ गया हमारा? 16। कुल उत्पाद कितना है हमारा? 64। और श्रम की कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां। तो 64 में हम 4 का भाग दे देंगे, हमारा हो गया 16 आ गया। तो इस प्रकार से औसत उत्पाद हमारा कितना हो गया? 16। मैंने तीनों को औसत उत्पाद, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद को तालिका से भी समझाया है। आपको परीक्षा में नहीं करना है, परंतु वस्तुनिष्ठ में आपके ये बहुत अधिक काम आएगा। अल्पकाल में जब पूंजी स्थिर है, हम केवल श्रमिक की संख्या बढ़ाते हैं तब कुल उत्पाद भी बढ़ता है। औसत उत्पाद हम कैसे निकालेंगे? औसत उत्पाद का सूत्र क्या होता है? एपी बराबर कुल उत्पाद और परिवर्ती कारकों की इकाई। कुल उत्पाद में परिवर्ती कारक की इकाई का भाग देने से औसत उत्पाद ज्ञात हो जाता है। यहाँ कुल उत्पाद कितना है? टीपी कितना है? कुल उत्पाद कितना है? 64।
और कितनी इकाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं? 4 श्रमिक का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से औसत कैसे निकल जाएगा? औसत AP बराबर 16। तो इस तरह से मैंने तालिका से भी आपको बता दिया। अगला है सीमांत उत्पाद। यहाँ भी अल्पकाल में हम पूंजी स्थिर और श्रम को परिवर्ती कारक मान लेते हैं। यदि एक श्रमिक का कुल उत्पादन 10 है, दूसरे श्रमिक 2 श्रमिक यदि हैं तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 28। और मान लो 3 श्रमिक काम कर रहे हैं तो कुल उत्पादन 48 हो रहा है। सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होता है? पिछले स्लाइड में मैंने बताया था मार्जिनल प्रोडक्ट का सूत्र TPN माइनस TPN माइनस 1। TP क्या है? कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट। TPN यदि हमको दूसरे श्रमिक की सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता ज्ञात करना है तो दूसरे की कैसे निकलेंगे? ये है TPN माइनस TPN माइनस 1, यानी 28 में से हम 10 घटा देंगे तो दूसरे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कितनी आ गई हमारी? 18। यदि हमको तीसरे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करना है तब क्या होगा? तीसरे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता के लिए TPN हो जाएगा हमारा 48 माइनस हो जाएगा TPN माइनस 1 क्या हो जाएगा? 28। ये देखिए 48 माइनस 28 यानी तीसरे श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो कितनी होगी? 20 होगी। तो इस तरह से हम सीमांत उत्पादकता भी ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, और पहले श्रमिक की तो सीमांत उत्पादकता 10 ही होगी, दूसरे की हमने कितनी निकाली? 18। और तीसरे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कितनी हो गई? 48 माइनस 28 इज इक्वल टू 20। इसके बाद है हमारा कुल उत्पाद। कुल उत्पाद यहाँ भी अल्पकाल में पूंजी स्थिर मान लेंगे हम और श्रम परिवर्ती कारक। श्रम की इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पाद भी बढ़ेगा। सूत्र क्या होता है? TP इज इक्वल टू, हम सीमांत उत्पादकता को जोड़ देते हैं। ये तीनों सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको समझना है। यहाँ हम कुल उत्पाद कैसे निकालेंगे? इसको टोटल हम जोड़ देंगे, 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16, तो कुल इकाई कुल उत्पादकता कितनी हो गई? 64। एकदम सिंपल है। कुल का मतलब है योग। हम टोटल कुल उत्पादन को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा TP। ये देखिए, पहले श्रमिक का कुल उत्पादन 10 होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? पहला धन दूसरा कितना हो गया? 28। यदि हम 3 मजदूर का उपयोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता हमारी कितनी होगी? 10 प्लस 18 प्लस 20 कितना हो गया? 48। यदि हम 4 श्रमिक लगा रहे हैं तो 10 धन 18 धन 20 धन 16, 4 मजदूर के उपयोग से हम कुल उत्पादन कितना कर रहे हैं? 64। अब यहाँ से हमको उत्तर में क्या लिखना है वो अब हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तीनों को संबंध बताने के लिए पहले हम रेखा चित्र देख लेते हैं। कुल उत्पाद, कुल उत्पाद क्या होता है? सबसे पहले शून्य होता है, पहले तेजी से ये बढ़ता है, कहाँ तक? K तक। K के बाद फिर ये धीमी गति से कुल उत्पादन बढ़ता है और अधिकतम होने के बाद ये फिर कम होने लगता है। ये है TP। TP यानी कुल उत्पाद। दूसरा है हमारा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। इसका चित्र भी हम देख लेते हैं। सीमांत उत्पाद देखते पहले ये है सीमांत उत्पाद MP। सीमांत उत्पाद पहले हमारा बढ़ता है E बिंदु तक, फिर कम होते होते ये शून्य होता है और शून्य के बाद ऋणात्मक हो जाता है। ये है हमारा सीमांत उत्पाद। और औसत उत्पाद AP देखिए, औसत उत्पाद यहाँ तक बढ़ रहा है, इसके बाद अधिकतम में ये यहाँ पे MP से मिलता है इस बिंदु पे और फिर ये क्या होने लगता है? कम होने लगता है। परंतु देखिए MP यहाँ पर बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य हो रहा है और ऋणात्मक हो रहा है, जबकि AP देखिए आप, ये ऋणात्मक नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है? घट रहा है। ये संबंध आपको परीक्षा में बताना है। और दूसरी बात है, ये वस्तुनिष्ठ इससे संबंधित बहुत सारे हैं। यदि आप ये रेखा चित्र को समझ लेंगे तो आप 2-2 प्रश्न इसके बहुत सरलता से कर पाएंगे।
इन तीनों संबंध को एक साथ चित्र में देख लेते हैं। सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद। हमने सबसे पहले देखा था कुल उत्पाद। ये देखिए कुल उत्पाद पहले बढ़ रहा है, फिर धीमी गति से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। और सीमांत उत्पाद, ये देखिए सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है, कम हो रहा है, शून्य हो रहा है और फिर ऋणात्मक हो रहा है। और औसत उत्पाद का संबंध कैसा है? ये बढ़ रहा है, इस बिंदु पे सीमांत उत्पाद से क्रॉस होके ये फिर कम होने लगा। तो ये चित्र बहुत सरल है, आप इतना इसको बहुत सरलता से बना सकते हैं। ये देखिए आप ऐसा करिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए, दो डंडे बना लीजिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। पहला डंडा थोड़ा छोटा रहेगा, ये देखिए, और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ हमने टीपी ले लिया यानी कुल उत्पाद ले लिया ऊपर पे, और नीचे सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को हम नीचे दिखाएंगे। ये देखिए कुल उत्पाद हमने देखा था ना, पहले ये बढ़ता है, फिर धीमा बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। ये हमारा कुल उत्पाद है। ये है हमारा औसत उत्पाद। औसत उत्पाद बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। ये हमारा औसत उत्पाद। और सीमांत उत्पाद क्या है? पहले बढ़ रहा है, फिर ये शून्य हो रहा है और घट रहा है। ये हमारा एमपी। एमपी यानी क्या है? सीमांत उत्पाद। इसको हम और सरलता से बना रहे हैं। ये देखिए ये और ये कम हो रहा है। हम फिर बना दे रहे हैं एमपी। यहाँ शून्य हो रहा है और यहाँ से आएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। और एपी बढ़ के फिर यहाँ से घटने लगता है। ये हो गया एपी। है ना बहुत सरल। यदि आप 2-3 बार कॉपी में अभ्यास कर लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। ये प्रश्न के उत्तर में हमको लिखना है सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध। हम दो करके संबंध बताएंगे तो बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। पहले हम सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध देखते हैं। देखिए रेखा चित्र मैंने इसलिए समझाया था कि अब बस आपको रेखा चित्र को पढ़ना है। जब सीमांत उत्पाद एमपी बढ़ रहा होता है, देखिए जब सीमांत उत्पाद एमपी बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है। ये देखिए ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब सीमांत उत्पाद घटना शुरू हो जाता है, यहां से ये घटना शुरू हो जाता है, जब ये घटना शुरू हो जाता है तब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, यानी यहाँ पे धीमे धीमे बढ़ता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, ये देखिए यहाँ पे सीमांत उत्पाद शून्य है, तब कुल उत्पाद अधिकतम है। यहाँ पर कुल उत्पाद कैसा है? अधिकतम है। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है तब कुल उत्पाद भी कम होने लगता है। देखिए कितने सरलता से मैंने बता दिया। ये पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज था, जब ये धीमा बढ़ता था। जब ये एमपी शून्य था तब कुल उत्पाद यहाँ पे अधिकतम था। जब एमपी ऋणात्मक होने लगा तो कुल उत्पाद भी घटने लगा। तो देखिए आप ये चित्र समझ लेंगे तो ये पॉइंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप इसी चित्र से आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या संबंध होता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, ये देखिए सीमांत उत्पाद जब औसत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। ये देखिए जब एमपी ज्यादा है तब एपी भी बढ़ रहा है। एक एक स्टेप करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, किस बिंदु पे मिल रहे हैं? ये देखिए ये दोनों बिंदु इस बिंदु पे मिल रहे हैं, दोनों बराबर हैं। यहाँ एपी और एमपी दोनों बराबर हैं क्योंकि इस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं। तब औसत उत्पाद अधिकतम है। यहाँ पर औसत उत्पाद एपी कैसा है? अधिकतम है। ये ए बिंदु पर औसत उत्पाद अधिकतम है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, जब
सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद घटने लगता है। ये देखिए एमपी कम हो रहा है तो औसत उत्पाद भी घटने लगता है। जब सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो जाता है परंतु औसत उत्पाद हमेशा धनात्मक रहता है। ये देखिए औसत उत्पाद हमेशा धनात्मक है, ये ऋणात्मक नहीं हो रहा है। जबकि एमपी जो है हमारा देखिए आप शून्यात्मक यहाँ हो गया और यहाँ क्या हो गया हमारा ऋणात्मक। कुल उत्पाद और औसत उत्पाद कभी भी शून्य नहीं हो सकते। हमने देखा था ना टोटल प्रोडक्ट भी ऊपर ही ऊपर चल रहा था, कम हो रहा था, परंतु ये शून्य ऋणात्मक नहीं था। ऋणात्मक और शून्यात्मक केवल कौन होता है? सीमांत उत्पाद एमपी। एमपी ही एक ऐसा है जो धनात्मक भी होता है, शून्यात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इस तरह से ये दोनों स्लाइड के जो संबंध हैं आप इनको चित्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ह्रास्यमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र में ह्रास्यमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के संबंध में जो संबंध है वो अल्पकाल से होता है। यानी ये नियम हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? अल्पकाल के। यह नियम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में किए गए परिवर्तनों का वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या करता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है वस्तु का उत्पादन प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में किए गए आनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है। इसके बाद समान अनुपात में बढ़ता है, ये बढ़ता नहीं है, ये लिखा है बढ़ता है, और अंत में उत्पादन साधनों में की गई आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। यह नियम समझने के लिए केवल दो उत्पत्ति के कारक हम ले लेंगे। पूंजी को यहाँ हम स्थिर मान लेंगे, स्थिर कारक, और श्रम को हम परिवर्ती कारक मान लेंगे। यदि हमें उत्पादन में वृद्धि करना है तो हम केवल श्रम की इकाई में परिवर्तन करेंगे। अल्पकाल में हम इसको स्थिर मान लेंगे और यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है तो केवल किसकी इकाइयां हम बढ़ाएंगे? श्रमिक की। परिवर्ती अनुपात का नियम समझने के लिए हमको सारणी समझना आवश्यक है। अल्पकाल में जब पूंजी स्थिर कारक है और श्रम में हम वृद्धि करते हैं तब कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में जो परिवर्तन होगा वो हम तालिका में देखेंगे। ये देखिए पहली अवस्था, यहाँ हम पूंजी को हमने क्या मान लिया है? स्थिर। ये पूंजी कैसी है? स्थिर साधन है। इस पूंजी की हम केवल एक एक इकाइयों का उपयोग करते हैं। तब हम परिवर्ती कारक क्या है हमारी? श्रम। हम श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। श्रमिकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पाद भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ता जा रहा है। सीमांत उत्पाद भी देखिए आप बढ़ रहा है। ये है हमारी प्रथम अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था। इसको हम बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। जब उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते हैं तब कुल उत्पादन भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। ये कहलाती है हमारी प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में देखिए अब हम और श्रम की इकाई बढ़ा रहे हैं। यदि हमने 4 श्रमिक लगा दिया तो हमारा कुल उत्पाद बढ़ गया। 5 लगा दिया तो थोड़ा सा बढ़ा और छठवां श्रमिक लगा दिया तो हमारा और कम बढ़ा। यानी सीमांत उत्पादकता देखिए यहाँ पर अब क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उत्पादन, कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है? हम श्रम की इकाई बढ़ा रहे हैं परंतु कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसीलिए द्वितीय अवस्था को हम घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं।
तीसरी अवस्था में जब हम श्रम की 7वीं इकाई का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रयोग का उत्पादन 7वीं इकाई लगाना उत्पादन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए कुल उत्पादन पहले भी 15 था और बाद अभी भी कितना है 15 है। तो हमको 7वां मजदूर नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सीमांत उत्पादकता कितनी हो गई है यहाँ पर 0 हो गई है। यदि हमने 8वां श्रमिक और लगा लिया, मान लो हमने 8वां श्रमिक की इकाई का और उपयोग किया, तो देखिए कुल उत्पादन अब क्या हो गया, कम हो गया। 15 से कितना हो गया, 14 हो गया। तो सीमांत उत्पादकता भी कैसी हो गई हमारी, ऋणात्मक हो गई। यानी कुल उत्पादन भी कम हो रहा है और सीमांत उत्पादकता भी ऋणात्मक हो गई। इसका मतलब है तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कहलाएगा। यहाँ तीनों को मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, प्रथम अवस्था में श्रम की इकाई जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। ये बढ़ते प्रतिफल का नियम है। दूसरी अवस्था में श्रम की इकाई हम 4, 5, 6 बढ़ाते जा रहे हैं। कुल उत्पाद बढ़ रहा है परंतु धीमी गति से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद कम होने लगा। 3, 2, 1। अब तीसरी अवस्था में श्रम की हम और अधिक इकाई बढ़ा दिए, तो कुल उत्पाद अब क्या होने लगा, कम होने लगा और सीमांत उत्पादक शून्यात्मक और ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से हमको ये 3 अवस्था प्राप्त हो गई। इनको हम लिखेंगे कैसे? इस अवस्था में स्थित साधनों को अच्छे ढंग से उपयोग होने के कारण कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। कब? प्रथम अवस्था में। इसीलिए सीमांत उत्पाद और औसत उत्पादन भी बढ़ते हैं, इसीलिए इसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। हमने देखा था ना, पहले स्टेज क्या थी, बढ़ते प्रतिफल का नियम थी। दूसरा है, दूसरी अवस्था सेकेंड स्टेज कैसी थी? इस अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, इसीलिए सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही घटते हैं। इस अवस्था को घटते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता। देखिए आप, मैंने यहाँ पे तालिका नहीं बनाई है, आप कॉपी में पहले सारणी बना लीजिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि यदि आपने चित्र और सारणी बना ली तो आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र बहुत सरल है, परंतु तब जब आप चित्र और सारणी का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में कुल उत्पादन घटता है क्योंकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। हमने 7वीं और 8वीं श्रमिक की इकाई में हमने देखा था ना कि 7वीं में सीमांत उत्पादकता 0 थी और 8वीं में ऋण 1। तो इस अवस्था को हम ऋणात्मक प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। तीनों स्टेज को हम वापस चित्र से समझ लेते हैं। ये चित्र मैंने पिछले प्रश्न के लिए भी बताया था। ये देखिए, ये हमारा कुल उत्पाद वाला था। कुल उत्पाद देखिए पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर धीमा बढ़ रहा है, फिर कम होता जा रहा है। अब हम केवल कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध पढ़ रहे हैं। ये देखिए, सीमांत उत्पाद बढ़ता है, कम होता है, 0 होता है और ऋणात्मक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा है। ये नति परिवर्तक बिंदु कहलाता है। नति परिवर्तक बिंदु का मतलब ये है कि इस स्टेज तक तो उत्पादन तेजी से बढ़ता है, इसके बाद ये टर्निंग पॉइंट आता है, इसके बाद धीमी गति से उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, नति परिवर्तक बिंदु। ये हमारा बढ़ते प्रतिफल का पहला स्टेज है। जब एमपी बढ़ रहा है तब टीपी तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारा बढ़ते प्रतिफल का नियम है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, ये कम होने लगा। एमपी हमारा सीमांत उत्पादन कम हो रहा है, कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ रहा है। तो ये हमारी कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है। यहां से यहां हमारी सेकंड स्टेज है। ये है हमारा घटते प्रतिफल का नियम। अब तीसरे में हमने 7वें और 8वें मजदूर में देखा था कि सीमांत उत्पादकता कम हो रही थी और ऋणात्मक हो रही थी, तब कुल उत्पादन भी क्या हो रहा था, हमारा कम हो रहा था। ये हमारा कौन सी स्टेज है? तीसरी। कौन सी स्टेज है? तीसरी, ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। तो आपने चित्र में भी देख लिया,
मैंने आपको पहले ये चित्र बनाना सिखा दिया था और फिर से और बता देती हूँ। ये देखिए, पहला वाला डंडा आपको छोटा बनाना है, दूसरा थोड़ा बड़ा बनाना है, बीच में आप गैप रख दीजिएगा। यहाँ कुल उत्पादन ले लिए, यहाँ हमने सीमांत उत्पादन ले लिया। ये दोनों में परिवर्ती कारक हमने ले लिया। स्टेज फर्स्ट में कैसा चित्र रहेगा हमारा? स्टेज फर्स्ट में ये तेजी से बढ़ता हुआ रहेगा और यहाँ पे ये हमारा बढ़ रहा है। एमपी हमारा बढ़ रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है, हमारा टीपी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे स्टेज पे क्या होगा? ये धीमी गति से, यहाँ टर्निंग पॉइंट हमने पढ़ा था ना, नति परिवर्तक बिंदु, यहाँ आने के बाद ये धीमी गति से बढ़ता है और ये कम होने लगता है। ये एमपी हमारा कम होने लगता है। इस स्टेज पे ये एमपी शून्य हो जाता है और टीपी अधिकतम हो जाता है। ये हमारी सेकंड स्टेज है। यहाँ हास्यमान प्रतिफल की अवस्था कहलाते हैं क्योंकि ये धीमी गति से बढ़ रहा है। इसके बाद स्टेज थर्ड में हमने क्या देखा? शून्य के बाद ये जो एमपी है हमारा, सीमांत उत्पाद हमारा ऋणात्मक हो जाता है। तब हमारा टीपी भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ये हमारी तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज क्या है? जब एमपी ऋणात्मक होता है, यहाँ पे तीसरी स्टेज में ऋणात्मक प्रतिफल का नियम है ये। इस प्रकार से मैंने आज केवल 4 प्रश्न कराए हैं क्योंकि ये दोनों प्रश्न लगभग एक से थे, तो आप दोनों प्रश्नों को एक साथ हल कर लीजिए। शेष प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।